दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रहस्य कहानियां के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाला हूं सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर से भरी एक बेहद ही डरावनी और रहस्यमयी कहानी। मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए और सुनते ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपका एक लाइक मुझे और डरावनी कहानियाँ लाने की ताकत देता है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये बात आज से लगभग 20 साल पहले की है, सन 2005 की। उस समय मैं दिल्ली से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके देवगढ़ जा रहा था। रहने के लिए नहीं, बल्कि छुपने के लिए। दरअसल दिल्ली में मेरा कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। बचाव में मेरे हाथ में जो आया मैंने वही उठा लिया, एक कांच की बोतल, और पूरी ताकत से सामने वाले के सिर पर दे मारी। बोतल नहीं टूटी, लेकिन उसका सिर फट गया। खून उसके चेहरे और कपड़ों पर फैल गया। बाकी लोग उसे उठाकर भाग गए और जाते जाते मुझे धमकी देकर गए, अब तू बच नहीं पाएगा। शायद किस्मत अच्छी थी, वरना उस रात वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। मैं सीधा घर पहुंचा और सारी बात पापा को बता दी। पहले उन्होंने मुझे डांटा, फिर बिना ज्यादा कुछ बोले मुझे आनंद विहार बस स्टैंड ले गए। 1000-2000 रुपए हाथ में रखाए और बोले, कुछ दिन तक शक्ल मत दिखाना, देवगढ़ चला जा। बरसात का मौसम था। हल्द्वानी पहुंचते पहुंचते बारिश तेज हो चुकी थी। टैक्सी स्टैंड पर देवगढ़ के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। तभी एक आदमी मेरे पास आया, उम्र करीब 35 साल, सांवला रंग, भारी आवाज। उसने बताया कि उसका नाम हरदेव है और वो भी देवगढ़ में ही रहता है। उसने कहा, चल भाई तुझे छोड़ देता हूँ, वैसे भी उधर ही जा रहा हूँ। मजबूरी थी, मैंने हाँ कर दी। पहाड़ी रास्ता, अंधेरा, लगातार बारिश और गाड़ी की हेडलाइट के सिवा कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जब मैंने अपने गांव का नाम बताया तो हरदेव थोड़ा चौंक गया। बोला, वहां तो कोई रहता भी नहीं, तेरा घर तो सालों से बंद पड़ा है। फिर उसने कहा, आज रात मेरे घर रुक जा, सुबह छोड़ दूंगा, अकेले वहां मत जाना। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैंने उसकी बात मान ली। रात गहराती जा रही थी, बारिश अभी भी रुक रुक कर गिर रही थी और हरदेव की टैक्सी टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लगभग रात के 11 बजे हम देवगढ़ के बाजार पहुंचे, लेकिन तब तक पूरा इलाका बंद हो चुका था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। बाजार पार करते ही हरदेव ने गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। ये रास्ता मेन रोड से काफ़ी अंदर जा रहा था। मैंने पूछा, भाई अभी मेरा गांव आने में कितना टाइम लगेगा? हरदेव बोला, ज़्यादा नहीं, लेकिन आज बारिश में वहां पहुंचना ठीक नहीं है। मेरा घर यहीं पास में है, आज वहीं रुक जाते हैं। मन तो नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मना भी नहीं कर सकता था। आधी रात के करीब उसने गाड़ी एक पुराने से मकान के सामने रोकी। घर पत्थर और लकड़ी का बना था, 2 मंजिला, बेहद पुराना और पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ। हरदेव बोला, यही है मेरा घर, जल्दी अंदर चल, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जैसे ही हम घर की तरफ बढ़े, आसमान में जोर से बिजली कड़की। उसी एक पल की रोशनी में मैंने घर के बाहर झाड़ियों के पास किसी को खड़ा देखा। वो कोई आदमी नहीं था, छोटे कद की झुकी हुई पीठ वाली एक बूढ़ी औरत। उसकी आंखें मुझे सीधे घूर रही थीं। अगले ही पल फिर से अंधेरा छा गया, जैसे कुछ था ही नहीं। तब तक हरदेव दरवाज़ा खोल चुका था और बोला, अरे भाई बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आ जा। अंदर उसने एक लालटेन जलाई। पीली सी रोशनी में पूरा कमरा दिखाई दिया। कमरा साफ था, दीवारों पर गोबर मिट्टी का लेप, एक फोल्डिंग चारपाई और ज़मीन पर बिस्तर। दीवार पर टंगी तस्वीरों पर मेरी नज़र अटक गई। काले सफ़ेद फ़ोटो जिन पर सूखे फूलों की मालाएं टंगी थीं। हरदेव बोला, ये मेरे माँ बाप हैं और ये छोटा बच्चा मैं हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे, मुझे मेरी दादी ने पाला। वो मुझसे बहुत प्यार करती थीं, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। उसने कुछ अजीब बातें बताईं, कैसे उसकी दादी उसे किसी से मिलने नहीं देती थी, कैसे उन्होंने एक पेड़ तक कटवा दिया था ताकि कोई पक्षी उसे नुकसान न पहुँचा सके। 1 साल पहले दादी भी चली गईं। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई।
हिम्मत करके मैंने उससे कहा, हरदेव, मैंने बाहर किसी बूढ़ी औरत को देखा था। मेरी बात सुनते ही वो अचानक चुप हो गया। अरे नहीं भाई, यहाँ कोई नहीं रहता, तूने अंधेरे में कुछ गलत देख लिया होगा। उसकी आंखें मेरी आंखों से नहीं मिल रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने मुझे चारपाई पर सुला दिया और खुद ज़मीन पर लेट गया। लालटेन की लौ धीमी कर दी गई थी। कमरे में आधी रोशनी और आधा अंधेरा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर बारिश की आवाज़ और ऊपर छत पर कुछ चलने जैसी आहट, जैसे कोई पत्थर की पटालों पर धीरे धीरे चल रहा हो। तभी मैंने हरदेव को आवाज़ दी, भाई तुमने कुछ सुना? वो गहरी नींद में था, सिर से पैर तक कंबल में लिपटा हुआ। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे की दरार से कोई मुझे देख रहा हो। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था हरदेव भी उसकी आवाज सुन लेगा। दरवाजे की उस दरार से कोई मुझे लगातार देख रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी बाहर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज आई। गाड़ी आकर ठीक घर के बाहर रुकी। कुछ लोग नीचे उतरे। उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक एक कदम। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैंने हरदेव को झकझोरा, भाई उठो, कोई दरवाजा पीट रहा है। लेकिन हरदेव वैसे ही पड़ा रहा जैसे कोई मुर्दा। मजबूरी में मैंने खुद लालटेन उठाई और दरवाजा खोला। सामने 4 पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक बोला, हरदेव को बुलाओ। कहाँ है वो? मैंने कहा, अंदर सो रहा है। मैंने जगाने की कोशिश की पर उठा नहीं। पुलिस वाला सीधा अंदर घुस आया। उसकी नज़र ज़मीन पर बिछे बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर था, कंबल था, लेकिन हरदेव नहीं था, जबकि 1 मिनट पहले मैंने उसे वहीं लेटा देखा था। पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, नाम क्या है तेरा? अमित, मैंने जवाब दिया। क्या तू उसी टैक्सी में आया था? हाँ, मैं अकेला था। एक लड़की गायब हुई है। खबर है कि उसे टैक्सी में बैठते देखा गया था। तभी नीचे आंगन से किसी के खांसने की आवाज आई। हम सब नीचे भागे। हरदेव नीचे खड़ा था। पुलिस वाला बोला, कहाँ था तू? शौच करने गया था साहब। आज रात किसी लड़की को टैक्सी में बिठाया था? नहीं साहब, सिर्फ यही लड़का था। जाते जाते पुलिस वाले ने कहा, हरदेव बच के रहना, तुझे और तेरी अम्मा को एक दिन रंगे हाथों पकड़ूंगा। वो शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। अम्मा? जबकि हरदेव तो कह रहा था कि उसकी दादी मर चुकी है। सुबह बारिश रुक चुकी थी। तभी नीचे से एक आदमी की कराह और फिर एक लड़की की चीख सुनाई दी। चीख ऐसी थी जैसे किसी की जान निकाली जा रही हो। मैं टॉयलेट से बाहर निकला तो देखा हरदेव नीचे वाले कमरे से घबराया हुआ बाहर निकल रहा था, पसीने से लथपथ, बाल बिखरे हुए। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और बोला, चल अभी निकलते हैं यहाँ से। रास्ते में मैंने उसकी कलाई पर दांतों के निशान देखे, इंसानी दांतों के निशान। थोड़ी दूर आगे हमें पुलिस की जीप गड्ढे में गिरी मिली। अंदर खून ही खून, कोई जिंदा नहीं था। हरदेव ने गाड़ी नहीं रोकी, जैसे उसे कुछ दिखा ही ना हो। उसने मुझे रास्ते में उतार दिया और खुद गाड़ी लेकर गायब हो गया। जैसे ही हरदेव की टैक्सी मेरी नज़रों से ओझल हुई, मैंने चैन की सांस ली। मेरा दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मन में बस एक ही बात थी, किसी तरह यहाँ से निकलना है। मैं पैदल पैदल अपने पुराने पुश्तैनी घर की ओर बढ़ा। बारिश के कारण रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। बचपन में कई बार यहाँ आया था, तब दादा दादी जिंदा थे, घर में रौनक थी। लेकिन आज वही घर मुझे किसी कब्र की तरह लग रहा था। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, मुझे एक अजीब सी बदबू आने लगी, बिल्कुल सड़े हुए मांस की बदबू, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने देखा घर का ताला टूटा हुआ था,
दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही बदबू और तेज हो गई। अंदर पूरा फर्श खून से लाल था, दीवारों पर छींटे थे, जमीन पर मांस के टुकड़े। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई कत्लेआम हुआ हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मेरी नज़र जमीन पर पड़ी एक चीज़ पर गई। मैंने उसे उठाया। वो पुलिस की टोपी में लगा अशोक चिन्ह था। अब मुझे सब समझ में आने लगा। ये इंसानों का खून था। मैं वहाँ एक पल नहीं रुका, घर से बाहर भागा और सीधा रोडवेज बस की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद एक रोडवेज बस आई। मैं जैसे तैसे उसमें चढ़ गया। सीधे देवगढ़ बाजार पहुंचकर मैंने पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बता दी। पुलिस ने घर की तलाशी ली। उन्होंने बताया वो खून इंसानी था। इलाके से कई सालों से लोग गायब हो रहे थे। शक पहले से ही हरदेव और उसकी बूढ़ी अम्मा पर था। मुझे बताया गया कि उसकी अम्मा कभी मरी ही नहीं थी। तभी पुलिस को खबर मिली हरदेव का घर जल रहा है। जब हम वहां पहुंचे, पूरा घर आग की लपटा में था। आग इतनी भयानक थी कि कुछ भी बचाया नहीं जा सका। जांच में 5 नर कंकाल मिले, 4 पुलिस वालों के और एक उस लड़की का जिसकी चीख मैंने सुनी थी। हरदेव और उसकी अम्मा कभी नहीं मिले। मैं उसी दिन देवगढ़ छोड़कर वापस दिल्ली लौट आया। आज इतने साल बाद भी जब ये सब सोचता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन जाने वो माँ बेटा आज भी कहीं जिंदा हो, और कौन जाने आज भी कहीं कोई गायब हो रहा हो। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं इस कहानी का अगला भाग, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।